मैं फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, मैं पढ़ाई करना चाहती थी। स्ट्रगल तो मेरा रहा नहीं फिल्मों में आने का। मुझे क्योंकि ये फिल्म नहीं करनी थी, मैंने बहुत सारी शर्तें लगा दी थी। उसके बाद मैं तो बहुत छोटी थी, तभी मैंने प्यार किया शुरू हो गई और उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो मेरे लिए जैसे मेरी फैमिली थी और मुझे लगा कि वो मेरे लिए अव्वल है। तो जब पति पत्नी का रिश्ता है तो मैं ये सोचती हूँ कि दोनों को एक साथ में हाथ पकड़ के आगे चलना चाहिए। 90 का वो दशक था जब सिनेमा अपना रूप बदल रहा था, और इस 90 के दशक के अंदर जो सिनेमा रूप बदल रहा था उसमें अब प्रेमी जो थे वो अपने प्रेम के लिए पर्दे के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे, प्यार की जीत के लिए। 90 के दशक में एक पिक्चर आई जिसने सिनेमा की दिशा को लगभग बदल के रख दिया। जो आज आप सिनेमा का आनंद ले रहे हैं, 90 की दशक में आई उस पिक्चर का एक बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर नजर आता है। उसका एक डायलॉग जो है वो इतना फेमस हुआ कि आज तक की जो जनरेशन है वो उसको भूल नहीं पाई कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। जी हाँ, आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं उस समय की और आज की भी प्रचलित अभिनेत्री भाग्यश्री जी से। भाग्यश्री जी, मेरा सबसे पहला जो सवाल है, नमस्कार। सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये कि आप एक रॉयल फैमिली से हैं जी। वो समय था जब कंपटीशन बहुत ज्यादा हुआ करता था, लोगों को चांस नहीं मिलता था और खासतौर से लड़कियों के लिए एक बड़ा टफ टाइम था। आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि कच्ची धूप और फिर सीधा मैंने प्यार किया। ये शायद आप जानते नहीं है, लेकिन मैं फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, मैं पढ़ाई करना चाहती थी। और ये बस किस्मत का खेल देखिए कि सूरज जी आए, उन्होंने ये सब्जेक्ट को नरेट किया और मुझे क्योंकि ये फिल्म नहीं करनी थी, मैंने बहुत सारी शर्तें लगा दी और हर शर्त को वो पूरा करके फिर वापस मेरे पास आए कि स्क्रिप्ट अभी देखिए आपके मनपसंद की है, तो अब तो आप ना नहीं कह सकते। और इसलिए मैंने प्यार किया, मैंने शुरू किया काम। तो स्ट्रगल तो मेरा रहा नहीं फिल्मों में आने का, लेकिन स्ट्रगल इस बात का था कि उस वक्त ये माना जाता था कि फिल्मों में काम करना या फिल्मों से जुड़े रहना अच्छी बात नहीं है। तो एक रिस्पेक्टेबिलिटी मेंटेन करके आप कैसे अपने आप को वहां पर कायम कर सकते हो या पर्दे पे लाने के बावजूद आप अपना स्टेटस मेंटेन कर सकते हो, उसमें डेफिनेटली एक बहुत बहुत सोच गई उसके पीछे कि कैसे हम अपने आप को रिस्पेक्टफुली मेंटेन किया जाए। अब आपने कहा कि आप तो पिक्चरों में आना ही नहीं चाहते थे, जी। तो अब हमारे दर्शक जो है वो ये जानने में भी इंटरेस्टेड होंगे कि देश वंचित रह जाता अगर आप पिक्चरों में नहीं आते तो। पहली बात तो आपकी मुस्कुराहट से, और दूसरी चीज आप करना क्या चाहते थे फिर? डॉक्टर बनना चाहती थी एक्चुअली, लेकिन सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें खून आ जाता है उससे मैं डर गई तो इसलिए डॉक्टर नहीं बन पाई। तो उसके बाद में दूसरा कोई ऑप्शन वर्कआउट किया हो आपने? जी, उसके बाद मैं तो बहुत छोटी थी, तभी मैंने प्यार किया शुरू हो गई और उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो पढ़ाई तो मैंने पूरी की, ग्रेजुएशन हो गया, अव्वल मार्क्स भी मिले, लेकिन फिर पढ़ाई से थोड़ी दूरी हुई और फिर बहुत लेट लाइफ में वापस मैंने पढ़ाई शुरू की। बात की जाए कि सफलता मिली आपको एकदम, और इतनी सफलता उस समय में, इतनी सफलता आसानी से लोगों को मिला नहीं करती थी, और उस सफलता को आपने यूं ही ठुकरा दिया, परिवार की तरफ चले गए। जी। परिवार संभालना आपने पहली प्राथमिकता रखा। जी। तो इसको किस तरीके से देखें? लोग, बहुत उम्मीदें थी लोगों को आपसे, बड़े पर्दे के ऊपर, बड़े पर्दे पे लोग देखना चाहते थे। जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आज का दौर अलग है और पहले का दौर अलग था। जहाँ पर मैं सिर्फ 19 साल की थी जब मेरी शादी हुई, और मेरे ख्याल से मेरे लिए दोनों घर परिवार संभालना और काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था।
आज मैं जब देखती हूँ कि लड़कियां बकायदा अपना घर भी संभाल लेती है और काम के लिए भी जाती है, तो बस मेरे मुंह से वाह वाह निकलता है, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। तो जब एक चुनना था तो मैंने फैमिली को चुना। और मैं ये सोचती हूँ कि जब लड़की की नई शादी होती है या जब आप पहली बार माँ बनते हो, तो बहुत ज़रूरी है, जैसे आप एक बीज या पौधे को बड़ा होना देखना चाहते हो, वैसे ही फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो कोई भी रिलेशनशिप में आप जब वक्त देते हो, वो वही काम करता है जो सूरज, खत, पानी काम करता है, और रिलेशनशिप मजबूत हो जाती है। मेरा अगला सवाल ये है कि आपने अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ अपने सपनों को कैसे जिंदा रखा, या आज जो महिलाएं काम कर रही हैं जिनका भी आपने जिक्र कर दिया, जी जिनकी तारीफ भी की है आपने, बिल्कुल। तो वो कैसे जिंदा रखें? दोनों काम कैसे हो सकते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ? बात यह है कि प्रायोरिटी करना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में आपके लाइफ में अहमियत क्या है, और वो और कोई आप पर लागू नहीं कर सकता। क्योंकि जो खुशी, अंदरूनी खुशी होती है, वो इंसान को खुद समझ में आनी चाहिए। आपके माँ बाप, टीचर, सोसाइटी जो कहती है, जो करवाती है, उससे काफ़ी बंदिशें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप खुद समझ पाते, जानते हो कि किस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, तो वो चीज़ आपको पहली करनी चाहिए और उसके लिए वक्त भी निकालना चाहिए। तो मेरे लिए जैसे मेरी फैमिली थी, और मुझे लगा कि वो मेरे लिए अव्वल है। औरों के लिए शायद करियर हो सकता है, तो उनको करियर पे ध्यान देकर फिर बाकी का वक्त फैमिली या दूसरी चीज़ को देना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि कोई भी दूसरे इंसान पर जजमेंट नहीं पास कर सकता। हर एक इंसान को पता है कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट रखता है। तो मैडम, जैसे पहली बार तो आपको सूरज जी ने मना लिया, दूसरी बार नहीं आई क्या लोग? दूसरी, तीसरी, चौथी बार, क्योंकि लोगों की तो लाइन लग गई होगी। बहुत सारे फिल्मों के ऑफर आए, पर जैसे मैंने कहा कि उस वक्त यही था कि मेरे लिए फिल्मों से दूरी मेंटेन करना ही ज़रूरी था, ताकि मैं अपने फैमिली को ज़्यादा वक्त दे पाऊँ, और वो मैंने किया। आपके अगर जीवन पे पूरी नज़र डालते हैं तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं। आप बच्चे जो कैंसर पीड़ित हैं, आपको वहाँ भी उनके वार्ड्स में देखा जा सकता है। आपको और भी सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर आप गुड टच, बैड टच की भी बात करते हैं। तो क्या आपके जहन में कभी नहीं आया कि क्यों ना राजनीति के अंदर हाथ आजमाया जाए? देखिए, जो बायां हाथ करता है वो दाएं को पता नहीं चलना चाहिए, और दाएं जो करता है वो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे पता नहीं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, लेकिन ये सारी चीज़ सिर्फ मैं अवेयरनेस के बतौर अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डालती हूँ, ना कि इस वजह से कि लोग मेरी वाह-वाह करें। बहुत ज़रूरी है कि इंसान को जब भगवान इतना सारी चीज़ें देता है, तो वो सोसाइटी को उसमें से थोड़ा हिस्सा दे सके। चाहे वो पैसे के हिसाब से हो, वक्त के हिसाब से हो, किसी चीज़ की समर्थन करने के हिसाब से हो, लेकिन ज़रूरी है कि आप दूसरे इंसानों की मदद करें, और जहाँ तक मैं कर सकती हूँ वहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ। पर राजनीति मुश्किल है। अभी तक तो मुश्किल है, बट एज दे से नेवर से नो। तो पता नहीं आगे क्या लिखा है जिंदगी में, लेकिन अब के लिए नहीं। क्या राजनीति में अब तक कोई सूरज जी नहीं आए हैं मनाने वाले? बाप रे। इसका जवाब नहीं दे सकती मैं। मैडम, आपने कहा कि अवेयरनेस के लिए आप बहुत कुछ करती हैं जी। अब जब बात आ ही गई है तो हम बात करते हैं गुड टच और बैड टच की। स्कूल, पेरेंट्स, आज भी जो ये विषय है मैडम,
जैसा आपने कहा कि आप लोगों की वाहवाही के लिए नहीं करती, वैसे जी। ये जो विषय है आज भी अनटच्ड है। लोग जी। बात करने से घबराते हैं, अपने बच्चों से कैसे बात करें, क्या बात करें। मैडम, इसके लिए माँ-बाप को और स्कूल्स को अभी क्या इनिशिएटिव लेना बाकी है? क्योंकि मुंबई जैसे शहर में हो सकता है खुल के बात हो जाती हो, पर बी क्लास टाउन्स में आज भी बात करते में लोग घबराते हैं। आप इस पे क्या माँ-बाप को और स्कूल्स को कहना चाहेंगी और सलाह देंगी? जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आजकल सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन है, और जब मोबाइल फ़ोन है तो दुनिया आपके हाथ में है। तो जो माँ-बाप आपके चाहते भी है कि अपने बच्चों को उससे दूरी बनाए रखें, वो सारी चीज़ मोबाइल पे दिखाई देती है। अगर बच्चों को ये पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या जानकारी के लिए वो बहुत सारी गलत चीज़ें भी कर देते हैं, क्योंकि कोई उनको बताने वाला नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो मोबाइल है वो एक खुले मैदान जैसा है, जो चाहे, जो करना चाहे, जो बात करना चाहे वो वहाँ पर हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स, माँ-बाप जो अपने शिशु को बचपन से जानते हैं, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो उनको सिखाए कि क्या सही है और क्या गलत है, ताकि किसी और पे भी अगर कोई दुर्विचार कर रहा होगा या दुर्व्यवहार कर रहा होगा, तो अगर जैसे एक बड़ा बेटा है, वो अपने बहन को बचा सकता है, या बड़ी बहन है तो अपने शिशु को, अपने बच्चे को बचा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शायद जो स्कूल में होती है, बच्चे आके अपने माँ-बाप को नहीं कहते या माँ-बाप से डरते हैं। तो एक जो रिलेशनशिप है माँ-बाप का और बच्चे का, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि बच्चा बिल्कुल हिचकिचाए नहीं माँ-बाप को बताने के लिए कि कुछ गलत उसके साथ हो रहा है। मैडम, आपने एजुकेशन की बात भी छेड़ दी है यहाँ पे, तो आप जी। एक भागीरथी योजना के साथ भी जुड़े रहे हैं, लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर। भाग्यश्री। भाग्यश्री मेरा तो ही नाम था। हाँ, तो वो लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर आप जी। कितना बदलाव आपने देखा है? लड़कियों को एजुकेशन की तरफ लड़कियों का रुझान बढ़ा है, लड़कियां खुद मोटिवेट हुई हैं, आपने किया है, किस तरीके से आप देखते हैं इस विषय को? देखिए, सोसाइटी में तो चेंज आता है, बदलाव आता ही है और आया भी है, लेकिन हर बदलाव के पीछे कभी-कभी समय बहुत ज़्यादा लगता है, कभी बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती है। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, वो तो भलाई ही चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस स्कीम को बदलना चाहते हैं या अपने खाजी इन्फ्लुएंस के लिए या बेनिफिट के लिए यूज़ भी करना चाहते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है ये सारी चीज़ें, जो हम बहुत आसानी से गवर्नमेंट को बोलते हैं कि ये गलत किया, ये गलत किया, लेकिन उसके पीछे पूरी गवर्नमेंट नहीं, कुछ लोग होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि तालाब में कुछ गंदी मछलियां होती है जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो सारी चीज़ें भी होती है। लेकिन आज के टाइम में मैं ये कहूँगी कि पहले जैसे ज़माना नहीं रहा। बहुत सारी लड़कियां एजुकेशन की ओर बढ़ रही है। बहुत सारे फील्ड्स में हमें लड़कियां दिखाई देते हैं। हमारे सेट पे जैसे मैं कहूँगी कि आजकल सेट पे डायरेक्टर भी एक औरत हो सकती है, सिनेमेटोग्राफर भी औरत हो सकती है। एजुकेशन की ओर बढ़ रही है। बहुत सारे फील्ड्स में हमें लड़कियां दिखाई देते हैं। हमारे सेट पे जैसे मैं कहूँगी कि आजकल सेट पे डायरेक्टर भी एक औरत हो सकती है, सिनेमेटोग्राफर भी औरत हो सकती है, जो डायरेक्शन की टीम है, जो राइटिंग की टीम है, जो एक्टर्स है, बहुत सारे किरदार जो पहले सिर्फ आदमियों को मिलते थे, जैसे पुलिस ऑफिसर का किरदार, वो अभी औरतें भी करती है। तो बदलाव तो आया है सोसाइटी में, बस थोड़ा वक्त लग जाता है। आप आत्मसम्मान की बात करते हैं, महिला आत्मसम्मान की। मैडम, वो महिला आत्मसम्मान और कभी-कभी जो ईगो है, महिला फीमेल ईगो में बड़ी महीन सी एक लकीर है। कब आप इधर और कब आप उधर भी हो सकते हो। इसका देखने को मिलता है कि फैमिली कोर्ट्स के अंदर आजकल फट से मैटर चला जाता है। वो आत्मसम्मान की बात आ जाती है। इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे और कैसे बच के रहें कि वो लाइन क्रॉस होके ईगो ना हो जाए?
देखिए, आत्मसम्मान और ईगो, चाहे वो औरत हो या आदमी, मैं यही कहूंगी कि एक रिश्ता निभाने के लिए, कोई भी रिश्ता, चाहे वो पति पत्नी का हो, माँ बाप का हो, या बच्चों के साथ हो, या दोस्त का भी हो, तो आप जब दूसरे इंसान को एक अलग इंसान समझते हैं, जब ये समझते हैं कि उस इंसान की इच्छाएं हो सकती है, उसके कुछ उसकी कुछ ख्वाहिशें हो सकती है जो वो पूरा करना चाहते हैं, तो वो सही हो या गलत, वो तो जब करने पे ही आते हैं तब मालूम पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो इच्छाएं हैं और आप वो इच्छाएं अगर दबा दो तो फिर आप गलत हो जाते हो। तो जब पति पत्नी का रिश्ता है तो मैं ये सोचती हूँ कि दोनों को एक साथ में हाथ पकड़ के आगे चलना चाहिए। सृष्टि इसी हिसाब से बनी है कि आदमी और औरत को साथ में जब चलते हैं तब परिवार हो जाता है, तब शिशु का जन्म हो जाता है, तब ये संसार आगे बढ़ता है। तो अगर एक दूसरे को हम नीचा दिखाए, चाहे वो पति पत्नी को हो या पत्नी पति को हो, तो ये सोसाइटी खराब हो जाएगी ना। एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए सैक्रिफाइस भी करना जरूरी है, एडजस्टमेंट भी करना जरूरी है, और एक दूसरे को समझना जरूरी है। मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक इंसान को थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। अब जैसे ये सोशल मीडिया पे रील्स चलते हैं ना, जो फिल्म देखने के लिए पहले 3 घंटे लगते थे, अब 30 सेकंड भी बहुत भारी लगते हैं लोगों को। मैडम 3 घंटे से ज्यादा का समय लगता था। आपकी टिकट खरीदने में मैंने प्यार किया कि टिकट खरीदने में 2-2 घंटे लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती थी। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि उस वक्त पेशेंस था। बात लड़का या लड़की की नहीं थी, पेशेंस था। आजकल लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, तो वो बहुत जरूरी है कि वो चीज हम हर किसी में ले आए। थोड़ा जो कहते हैं ना स्थिरता, वो किसी इंसान में रह नहीं है अभी, तो वो लाना बहुत जरूरी है। मैडम सीखने सिखाने की बात हो रही है, आप कैंसर वार्ड्स में जाते हो बच्चों के, मैडम वो छोटे छोटे बच्चे जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, वो आपको क्या लगता है वो क्या सीख दे रहे हैं पूरे समाज? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैंसर में अभी साइंटिफिक इनोवेशन बहुत सारी चीज़ें में हुई है, मेडिकल इनोवेशन हुई है, और कहते हैं कि जो बच्चों का कैंसर है वो अगर सही समय पर पता चले तो बच्चा उसमें से बिल्कुल सही सलामत निकल सकता है। तो ज़रूरी है कि सही समय पर डॉक्टर्स के पास जाए, टेस्ट करवाए, पता करवाए और इलाज करवाए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अवेयरनेस, कि कोई भी चीज़ आपके शरीर में जब गलत हो तो शरीर बोलता है, आपको सुनने का है उसको। तो जब आप सुनते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो इलाज तो होता ही है कैंसर का, और बहुत सारे बच्चे बच भी जाते हैं इसमें से। तो माँ बाप को ये करना बहुत ज़रूरी है कि समय निकाले बच्चों की सही तरीके से हर साल जो टेस्ट होती है, जो आपके पीडियाट्रिशियन बताते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। मैडम आप जयपुर में मौजूद हैं और जयपुर की बात किए बिना यह इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। जी मैडम जयपुर में आपको क्या पसंद है? कोई ऐसी याद आपकी जो बिल्कुल मन में बसी हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि राजस्थान मेरा ससुराल है। तो चाहे वो जयपुर हो, जोधपुर हो, जैसलमेर हो, अजमेर हो, राजस्थान तो दिल में बसा है। जहाँ तक जयपुर की बात आती है, जयपुर बहुत ज़्यादा आना जाना होता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, रिश्तेदार हैं यहाँ पर। जयपुर का खाना, रहन सहन, कपड़ा, शॉपिंग, मतलब ऐसी कोई भी बात नहीं है जयपुर की जो अच्छी नहीं लगती। और वातावरण, क्लाइमेट, मतलब हर जो डेस्टिनेशन वेडिंग जो कहते हैं ना, लोग जयपुर ही आते हैं शादी करने को, क्योंकि यहाँ का ठाट बाट ही कुछ अलग है। मैम जयपुर बदल रहा है, जयपुर जो है वो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन। आप क्या चाहोगे कि जयपुर में क्या ना बदले, वही वैसा ही रह जाए? अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो है वो कायम रहे।
जो हम आज भी बड़ों को मुजरोसा कहते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, वो चीज़ कभी बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्ती दोस्ती की जगह होती है और रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट की जगह होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि माँ बाप अभी बच्चों के दोस्त होने चाहिए, नहीं, दोस्ती का आलम हो सकता है, वैसे बात हो सकती है जैसे आप दोस्त जैसे बात कर सकते हो, लेकिन माँ बाप को माँ बाप ही रहने चाहिए, क्योंकि उनके वजह से बच्चों को अच्छी तालीम मिलती है। और जयपुर की तो ये संस्कृति है कि रिस्पेक्ट देना तो कोई जयपुर से सीखे, राजस्थान से सीखे, तो वो संस्कृति कभी बदलनी नहीं चाहिए। मैडम, राजा शिवाजी जी एक हिस्टोरिक फिल्म, आपकी नाम भी जो है वो अगर आप पूरा ना लें तो लोग नाराज हो जाते हैं। जी। कितने चैलेंजेस आपको लगता है आपने काम किया, कितने चैलेंजेस थे? रितेश के साथ में काम करने का अनुभव कैसा रहा, उसमें कितने चैलेंजेस थे? मैं तो कहूँगी चैलेंज तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये एकदम मन में बसी हुई कहानी थी। मैं महाराष्ट्र से हूँ और राजा शिवाजी हमारे पूर्वज हैं, तो उन्होंने मुगलों से जिस हिसाब से लड़ाई कायम रखी और जिस हिसाब से जीते, ये तो कहानी हमारे पुश्तों से सुनी है और आगे की पुश्तें इस कहानी को जाने, ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए रितेश जी जब आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि ये फिल्म मैं बनाने जा रहा हूँ, बहुत सारे रिसर्च उन्होंने किया है, पिछले 6-7 साल से रिसर्च करने के बाद वो ये फिल्म बना रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे बना रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये फिल्म हिस्ट्री में हिस्टोरिकल फिल्म होने वाली है। मैडम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले हो चुका है 90 के दशक में, हमने देखा है। पहले सूरज ने मनाया था, अब रितेश ने मनाया, दोनों एक ही नाम के पर्यायवाची है। जी। मैडम, आजकल पर्सनल ब्रांडिंग जो है कलाकारों की, उस पर भी काफी जोर दिया जाता है, आपको लगता है जरूरी है, होना चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग? जो आप हो उसे अगर उभार कर सोशल मीडिया लेके आता है तो कोई बात नहीं है। आप पर्सनल ब्रांडिंग यानी कि मार्केटिंग की बात करते हो, तो जिस फील्ड में हम लोग हैं, अगर हम मार्केट ना करें तो हम बेवकूफ़ ठहराएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जो सबके घरों तक पहुंचता है, सब लोग देखते हैं। तो इसे हम जरिया बनाए ताकि हम लोगों तक पहुंचे, उनसे रूबरू हो सके, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैडम, 90 के दशक में एक चीज नहीं थी, वो थे ये इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, आपके इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अब इतनी सब कुछ अवेलेबल है। क्या आपके दर्शक, आपके चाहने वाले 90 के दशक वाले आपको अब इन प्लेटफॉर्म्स पे देख पाएंगे आने वाले समय में? भारत में जितनी लोगों की संख्या है और किसी देश में नहीं, और जितने एंटरटेनमेंट के साधन हैं वो बाकी देशों से बहुत कम है। तो चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फिल्में हो, एंटरटेनमेंट और फैमिली एंटरटेनमेंट का ये बहुत अहम जरिया है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जितने हम एक्टर्स खुश हैं कि बहुत सारे मीडियम्स हो गए जिससे हम अपने आप को या हमारा टैलेंट दर्शकों तक पहुंचाए, दर्शक उतने ही खुश है कि उनको ज्यादा टैलेंट देखने को मिल रहा है। पर सवाल तो मैडम भाग्यश्री जी का है। तो मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत भाग्यवान, अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस करती हूँ कि आप देखिए ना, ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, मतलब 40 साल होने को आए और आप फिर भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं देखने के लिए। तो इसलिए मैं कहूंगी कि 4 दशक बाद भी अगर लोग देखना चाहते हैं तो क्यों नहीं। देखिए, एक ये बड़ी यहाँ पे खुलासा हो गया अंततः इस इंटरव्यू में कि अगर लोग देखना चाहते हैं तो उनके लिए हाँ है। 40 साल लगभग हो जाएंगे उस समय को। आज भाग्यश्री जी के साथ में बातचीत हुई है, बहुत सारे विषयों के ऊपर बात हुई, पर जो चीजें आपको सीखने लायक है उसको गांठ बांध लीजिएगा। संबंध कोई भी हो जब ही चलेगा जब हम दूसरे को इंसान समझेंगे और उसको जीने के लिए वो स्पेस देंगे। और दूसरी बड़ी चीज आज के इस इंटरव्यू से जो निकल के आई है वो ये कि आप काम वो करें जिसमें आपको मजा आए।
भाग्यश्री जी, अमर उजाला की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जी। हम उम्मीद करेंगे कि अब आपको निरंतर देखते रहें। शुक्रिया, शुक्रिया। चलिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।